हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच मेल एंड फीमेल गैमीट्स गेट फ्यूज्ड टू फॉर्म ए जाइगोट और एम्ब्रियो। तो जब कॉपुलेशन होती है, मीन्स मेटिंग होती है, तो उस टाइम जो पेनिस है उससे सीमेन रिलीज होता है और वो रिलीज वेजाइना में जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज इंसेमिनेशन। और क्योंकि स्पर्म्स मोटाइल होती हैं, उनमें काफी ज्यादा एनर्जी होती है, तो वो बहुत ही फास्टली स्विम करते हुए सर्विक्स से होते हुए यूट्रस में चले जाते हैं और यूट्रस से होते हुए वो फेलोपियन ट्यूब का जो एम्पुलरी रीजन है वहां चले जाते हैं। और इसी टाइम पर ओवरी जो है वो भी ओवम रिलीज कर देती है और वो ओवम भी एम्पुलरी रीजन में चला जाएगा। तो एग्जैक्टली अगर आपसे पूछा जाए कि एट विच साइट फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स में जो फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब का भी जो एम्प्यूलर रीजन है वहां पर फर्टिलाइजेशन होती है। बट ये फर्टिलाइजेशन तभी हो पाएगी अगर ओवम और स्पर्म दोनों के ट्रांसपोर्ट होने का जो टाइम है वो एक साथ है। अगर दोनों एक ही टाइम पे एम्प्यूलरी रीजन में पहुंचेंगे तभी फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है। सो दैट इज वाई हम ये कह सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर मेटिंग की वजह से फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी होगी। अगर आपको एम्प्यूलर रीजन के बारे में याद ना हो तो मैं आपको फिर से एक बार डायग्राम दिखाऊंगी। जब हमने फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम किया था तो यहाँ पर हमने फेलोपियन ट्यूब में 4 रीजन्स देखे थे, इस्थमस, एम्प्यूला, इनफंडिबुलम एंड फिम्ब्रे। तो इसमें पर्टिकुलरली जो एम्प्यूलर रीजन है, दिस वन, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है। तो सीमेन जो है वो यहाँ सर्विक्स से होते हुए, यूट्रस से होते हुए यहाँ आ जाएगा और साइड बाय साइड जो ओवरी है वो भी अपने एग को रिलीज करके एम्प्यूलर रीजन में दे देगी और एम्प्यूलर रीजन में ही फिर उन दोनों की फ्यूजन होने से, फर्टिलाइजेशन होने से जाइगोट फॉर्मेशन होती है। सो ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के दौरान जो स्पर्म है, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्पर्म का जो आगे हेड रीजन है वहां पे एक्रोसोम होता है, जो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। एक्रोसोम में बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। वो एंजाइम्स स्पर्म को हेल्प करते हैं कि वो ओवम की जोना पेल्यूसिडा लेयर, जो ग्राफियन फॉलिकल के बाद बनती है, उस लेयर को ब्रेक कर सकें और ब्रेक करके ओवम के अंदर एंटर हो सके। जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए ओवम। इसके आसपास ये जो ग्रीन कलर की लेयर है, दिस इज जोना पेल्यूसिडा। तो यहाँ पर जो ये स्पर्म्स हैं, ये इस लेयर को जब क्रॉस कर जाएंगे तब जाके ये ओवम के साथ फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर स्पर्म ओवम तक पहुंच जाएंगे तो जो सेकेंडरी oocyte है उसकी मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी और उसकी वजह से एक सेकंड पोलर बॉडी और एक ओवम बनेगा। अब जो स्पर्म का हैप्लॉइड न्यूक्लियस है और ओवम का हैप्लॉइड न्यूक्लियस है वो दोनों फ्यूज हो जाएंगे और एक डिप्लॉइड जाइगोट बना देंगे। यानी कि जाइगोट में आते आते जो क्रोमोसोम नंबर है वो ऑटोमेटिकली डिप्लॉइड हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था गैमीट फॉर्मेशन में जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ में रिड्यूस हो जाता है। तो अगर मैं आपको फिर से ये डायग्राम रिवाइज करवाऊं तो यहाँ पर जब हमने स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में डिफरेंस देखा था तो यहाँ पर हमने दिखाया था कि जब प्राइमरी oocyte की फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगी तो यहाँ पर सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। तो जब इसको स्पर्म मिल जाएगा तो यही सेकेंडरी oocyte सेकेंड पोलर बॉडी और ओवम बनाएगा और ये ओवम स्पर्मेटोजोआ के साथ फ्यूज करके जाइगोट बना देगा। और ये पूरा जो प्रोसेस है, इट इज टेकिंग प्लेस इन द एम्प्यूलरी रीजन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। तो यहाँ से जाइगोट फॉर्मेशन हो जाएगी जिसमें एग्जैक्टली 46 क्रोमोसोम्स का नंबर कंप्लीट हो जाएगा। और जो बेबी का सेक्स है वो भी फर्टिलाइजेशन के टाइम ही डिसाइड हो जाता है, बिकॉज अगर आपको याद हो 10th में भी हमने किया था कि जो ह्यूमन फीमेल है उसके अंदर XX क्रोमोसोम होता है और जो ह्यूमन मेल है उसमें XY क्रोमोसोम होता है। तो फीमेल के जितने भी हैप्लॉइड गैमीट्स होंगे उनमें X क्रोमोसोम ही होगा, बट जो मेल है उसके पास 50% प्रोबेबिलिटी है X क्रोमोसोम बनाने की और 50% प्रोबेबिलिटी है Y क्रोमोसोम बनाने की। तो उस टाइम मेल का X या Y कौन सा क्रोमोसोम अवेलेबल है
जो फीमेल गेमीट के साथ फ्यूज हो रहा है उसी के अकॉर्डिंगली जाइगोट का सेक्स जो है वो डेवलप हो जाता है। अगर जाइगोट के पास दोनों XX क्रोमोसोम आ जाएंगे देन जाइगोट विल बी अ बेबी गर्ल, लेकिन अगर जाइगोट के पास एक X और एक Y आ रहा है देन इट विल बी अ बेबी बॉय। तो साइंटिफिकली ये कह सकते हैं कि बेबी का जो सेक्स है वो उसके फादर पे डिपेंड करता है, नॉट ऑन द मदर। अब जैसे ही जाइगोट बन जाएगा तो जाइगोट के कंप्लीट होते ही यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन यानी कि जिसको हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। अब जो ये जाइगोट है ये एम्पुलरी रीजन में ना होकर इस्थमस रीजन में आ जाएगा। जैसे हमें यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया हुआ है, यहाँ पे हमें वेजाइना का हाफ पार्ट दिखाया हुआ है, यहाँ पे ओवरी है, यहाँ पे ओवम प्रोड्यूस हुआ, ये ओवम यहाँ से होते हुए फिम्ब्रे देन इनफंडिबुलम से होते हुए एम्पुलरी रीजन में आ गया। एम्पुलरी रीजन में इसको स्पर्म्स मिल गए जैसा कि बी डायग्राम में दिखाया हुआ है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये 2 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो गया और अब ये आ जाएगा इसके इस्थमस रीजन में। अब 2 सेल स्टेज के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा 4 सेल स्टेज में, देन ये कन्वर्ट हो जाएगा 8 सेल स्टेज में एंड देन ये कन्वर्ट हो जाएगा 16 सेल स्टेज में। तो जब ये 8 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है मीन्स 8 से 16 तक, तब हम इसको बोलते हैं मोरुला स्टेज। और यहाँ पर जितने भी सेल्स बन रहे हैं दिस ऑल सेल्स आर नोन एज द ब्लास्टोमियर। तो यहाँ पे जब ये मोरुला स्टेज में होगा तो मोरुला स्टेज में आने के बाद जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हो अभी तक ये इधर लोकेटेड है। अब जैसे मोरुला स्टेज में होगा अब ये धीरे धीरे स्लिप होता हुआ यूट्रस में आ जाएगा और यूट्रस में आने के बाद जो ये मोरुला है इट विल कन्वर्ट इनटू ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट होता है जैसे कि आपको यहाँ जी डायग्राम में दिखाया हुआ है। इसमें क्या होगा, कुछ सेल्स तो इसकी बाउंड्री पे अरेंज हो जाएंगे जो यहाँ पे ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किए हुए हैं। दिस बाउंड्री सेल्स आर नोन एज द ट्रोफोब्लास्ट। और कुछ सेल्स अंदर एक पर्टिकुलर कॉर्नर पे अरेंज हो जाएंगे विच आर नोन एज इनर सेल मास और बहुत सारा स्पेस इसके अंदर एम्प्टी रह जाएगा। तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये हमारे जाइगोट को यूट्रस के साथ अटैच करने में हेल्प करती है और जो ये इनर सेल मास है ये जाइगोट के अंदर डिफ्रेंशिएशन करके बाकी के एम्ब्रियो के ऑर्गन्स और स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं। तो अटैचमेंट के बाद जो यूट्रस के सेल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा फास्ट डिवीजन होती है, धीरे धीरे ये पूरा ब्लास्टोसिस्ट कवर हो जाता है और यूट्रस की एंडोमीट्रियम में अच्छे से एम्बेड हो जाता है, दब जाता है। तब हम कहते हैं कि इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो चुकी है। इम्प्लांटेशन मीन्स कि जो जाइगोट है ये दैट हैज अटैच्ड इटसेल्फ टू द वॉल ऑफ द यूट्रस और प्रेगनेंसी जो है वो हो चुकी है। देन नेक्स्ट आता है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इम्प्लांटेशन होने के बाद मतलब एक बार जब जाइगोट अपने आप को यूट्रस के साथ अटैच कर चुका है तो उसके बाद जो ट्रोफोब्लास्ट है जो आउटर लेयर थी उस पे कुछ फिंगर जैसे स्ट्रक्चर्स हमें दिखेंगे विच आर नोन एज कोरियोनिक विलाई। और वो कोरियोनिक विलाई जो है उसके आसपास सारा यूट्राइन टिश्यू प्रेजेंट है, मैटरनल ब्लड मतलब मदर का ब्लड प्रेजेंट है। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है जिन्हें हम कोरियोनिक विलाई कहते हैं और साथ में जो यूट्राइन टिश्यू है ये आपस में इंटरडिजिटेट हो जाएंगे। इंटरडिजिटेट मतलब जैसे हम अपने दोनों हाथों की उंगलियों को अगर आपस में जोड़ लें, एक दूसरे के साथ बिल्कुल लॉक कर लें, उसे हम बोलते हैं इंटरडिजिटेशन। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि जो कोरियोनिक विलाई है और जो यूट्रस टिश्यू है वो एक दूसरे के साथ इंटरडिजिटेट हो जाएंगे और इनके इंटरडिजिटेट होने से एम्ब्रियो और मदर के बीच में एक यूनिट बन जाता है जिसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा। जैसे आपने नाम भी सुना होगा, ये जो प्लेसेंटा है इसी प्लेसेंटा के थ्रू जो मदर है उसकी बॉडी से न्यूट्रिशन, वाटर, फूड, हर तरह की चीज जो है वो बेबी तक जाएगी और इसी तरह से जो बेबी वेस्ट प्रोडक्ट बना रहा है वो भी इसी प्लेसेंटा के थ्रू मदर की बॉडी तक जाते हैं। तो प्लेसेंटा का यहाँ पर क्या फंक्शन है ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार नॉर्मली 1 या 2 मार्क में जस्ट फंक्शंस भी पूछे जा सकते हैं। प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो अपनी मदर के अंदर प्रेजेंट है उसे ऑक्सीजन देना, न्यूट्रिएंट्स देना, ये सारा काम प्लेसेंटा करता है। इसी तरह से एम्ब्रियो के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो भी इसी प्लेसेंटा के थ्रू एम्ब्रियो से उसकी मदर में जाएंगे और मदर के थ्रू वो बाहर रिलीज हो जाएंगे।
प्लेसेंटा को एम्ब्रियो से जोड़ने के लिए एक अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, जिसे हम आम भाषा में नाल भी बोल देते हैं। जो आप बच्चों ने देखा भी होगा कि जब कोई बेबी बॉर्न होता है तो उसकी जो नाभि होती है, नेवल रीजन होता है, वहां पर एक पतली सी पाइप लगती है जिस पर डॉक्टर क्लिप लगा देते हैं और वो अपने आप 7-8 दिन में गिर जाती है। वो एक्चुअल में अम्बिलिकल कॉर्ड ही होती है। और अम्बिलिकल कॉर्ड को आप कह सकते हो इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड हर बेबी, जो उन दोनों को आपस में जोड़ रहा है। तो प्लेसेंटा जो है वो इसी अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ही जुड़ा होता है और इसी अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू होते हुए जो सब्सटेंसेस हैं वो एम्ब्रियो तक जाएंगे, या एम्ब्रियो से जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो भी इसी अम्बिलिकल कॉर्ड से बाहर आएंगे। तो प्लेसेंटा यहाँ पे एक एंडोक्राइन टिश्यू की तरह हेल्प करता है। एंडोक्राइन टिश्यू मीन्स जो बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है और इससे बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि HCG जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोन। ये सभी हार्मोन्स यहाँ पर प्लेसेंटा के द्वारा ही प्रोड्यूस होते हैं। और जब प्रेगनेंसी का लास्ट फेज होता है, मीन्स 3rd ट्राइमेस्टर होता है, लगभग 8-9th मंथ में, उस समय ओवरी एक और हार्मोन रिलीज करती है विच इज नोन एज द रिलैक्सिन, जो कि डिलीवरी के टाइम वेजाइना को रिलैक्स होने में मदद करता है ताकि बेबी बर्थ इजीली हो जाए। तो यहाँ पर ये जो हार्मोन्स हैं HCG, HPL, रिलैक्सिन, ये नॉर्मली लड़कियों में नहीं बनते। ये हार्मोन्स ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बनते हैं। दैट इज वाई आप लोगों ने कई बार टीवी पे ऐड भी देखी होगी, जैसे कि प्रेगा न्यूज या प्रेगनेंसी न्यूज, इस टाइप की कुछ किट्स आती हैं जिनसे यूरिन टेस्ट करके ये डिटेक्ट किया जाता है कि वेदर अ गर्ल इज प्रेग्नेंट और नॉट। तो उन किट्स में भी क्या होता है, ये HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके यूरिन में ये हार्मोन रिलीज हो जाता है। तो उस किट से इसी हार्मोन को डिटेक्ट किया जाता है। अब क्योंकि ये हार्मोन सिर्फ प्रेगनेंसी में ही बनेगा, तो अगर किसी लेडी के यूरिन में ये हार्मोन आ रहा है तो इट मीन्स शी इज प्रेग्नेंट। और इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोन, कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, मतलब नॉर्मली जो हार्मोन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान उनका प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है, मैनी फोल्ड्स इंक्रीज हो जाता है, ताकि फीटस की जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो सके और मदर की बॉडी जो है वो उसको इजीली अडेप्ट कर पाए और प्रेगनेंसी जो है स्मूथली चल सके। तो इम्प्लांटेशन के जस्ट बाद जो इनर सेल मास था, जो अभी मैंने आपको यहाँ ऊपर वाले डायग्राम में बताया था, जो ये बीच में बना रखा है, तो प्रेगनेंसी के जस्ट बाद जो ये इनर सेल मास है इसकी डिफ्रेंशिएशन शुरू हो जाएगी। डिफ्रेंशिएशन मीन्स ये अपने आप को 3 लेयर्स में डिवाइड कर लेगा। जो आउटर लेयर है दैट इज नोन एज द एक्टोडर्म, जो इनर लेयर है दैट इज नोन एज द एंडोडर्म, और उन दोनों के बीच की जो लेयर है दैट इज नोन एज द मीजोडर्म। तो ये तीनों लेयर्स बन जाएंगी और जब ये 3 लेयर्स बन जाएंगी उसके बाद धीरे धीरे टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम ये सब बनने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा जो इनर सेल मास है उसमें स्टेम सेल्स नाम के भी कुछ सेल्स होते हैं जिनमें की पावर होती है कि वो किसी भी तरह का टिश्यू और ऑर्गन इजिली बना सकते हैं। तो ह्यूमंस में जो प्रेगनेंसी है वो 9 मंथ्स तक रहती है। अलग अलग एनिमल्स में जो प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड है वो अलग अलग होता है। जैसे एलिफेंट्स हैं उनमें जनरली 18 मंथ्स होते हैं, डॉग्स में आपने देखा होगा 3-4 मंथ्स का रहता है, कैट्स में भी 2-3 मंथ्स का रहता है। तो मीन्स अलग अलग एनिमल्स में जो प्रेगनेंसी है उसकी ड्यूरेशन अलग अलग होती है। ह्यूमन बींग्स में जब प्रेगनेंसी का 1 मंथ कंप्लीट हो जाता है उस टाइम एम्ब्रियो हार्ट फॉर्म हो जाता है, इसलिए जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड किया जाता है या इवन जो डॉक्टर्स हैं वो मदर की टमी पे स्टेथोस्कोप लगा के जो है बच्चे की सबसे पहले हार्ट बीट सुनते हैं। हार्ट बीट सुनने इट मीन्स कि वहां पे हार्ट फॉर्मेशन हो गया है। और प्रेगनेंसी का 2nd मंथ जब कंप्लीट हो जाता है तो जो फीटस है उसके लिम्स एंड डिजिट्स, मतलब कि उसके हाथ, पांव और उसकी उंगलियां बन चुकी होती हैं। इसी तरह से जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं तो मोस्टली जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं जैसे डाइजेस्टिव है, रेस्पिरेटरी है, वो सारे सिस्टम्स बन चुके होते हैं। इसके अलावा जो उसके हाथ पांव हैं, जो जेनाइटल ऑर्गन्स है कि वो मेल है या फीमेल है, वो भी अच्छे से डेवलप हो चुका होता है। 5th मंथ तक आते आते
फीटस के अंदर कुछ मूवमेंट्स देखी जा सकती हैं, उसके हेड के ऊपर बाल आने शुरू हो जाते हैं। और सेकेंड ट्राइमेस्टर मीन्स जब 6 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं तो बॉडी के ऊपर भी छोटे छोटे हेयर आ जाते हैं, उसकी जो आईलिड्स हैं वो सेपरेट होने लग जाती हैं, आई लैशेज बन जाती हैं, मतलब छोटे छोटे बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं। और 9 मंथ्स कंप्लीट होते होते जो फीटस है वो पूरी तरह से डेवलप हो चुका होता है और हम ये कह सकते हैं कि अब वो कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बन चुका है और वो डिलीवरी के लिए रेडी